बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हमें पता होना चाहिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है, वो कौन सा खेल है जो हमारे मुल्कों के साथ और हमारे ख़ित्ते के साथ खेला जा रहा है। दुनिया को अगर आप डिवाइड करें दो हिस्सों में, तो जो एक वाज़ेह डिवाइड है वो है मशरिक़ की और मगरिब की। कुछ ममालिक जिनको आप मगरबी ममालिक कहते हैं, कुछ ममालिक जिनको आप मशरिक़ी ममालिक कहते हैं। एक्चुअली इन दोनों के बीच में ही दुनिया डिवाइड है। ये दो अलग अलग किस्म की तहजीबें हैं, इन दोनों की अलग अलग किस्म की सकाफ़त है, इनकी खुराक अलग अलग है, इनके खेल अलग अलग हैं और इनकी बूदोबाश एक दूसरे से अलग अलग है, परवरिश और तरबियत एक दूसरे से अलग अलग है, इनका सोशल स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग है, ख़ानदानी निज़ाम एक दूसरे से मुख्तलिफ है। लेकिन दुनिया को ग्लोबल विलेज बनाने के चक्कर में मगरबी मीडिया की मदद से और मगरबी प्रोपेगेंडा मशीन्स की मदद से एक बहुत बड़ा यलगार हुआ है मशरिक़ की जानिब। यानी मशरिक़ के कल्चर के ऊपर असरअंदाज हुए हैं, मशरिक़ के लिबास पे असरअंदाज हुए हैं, मशरिक़ी इक़दार के ऊपर असरअंदाज हुए हैं, यहाँ के उसूलों पे असरअंदाज हुए हैं, यहाँ के ख़ानदानी निज़ाम पे असरअंदाज हुए हैं। मशरिक़ के ऊपर मगरिब ने बेपुनाह असरात डाले हैं, जबकि मगरिब के ऊपर मशरिक़ ने कोई असरात नहीं छोड़े। हाँ, ये ज़रूर है कि मशरिक़ ने जो तरक्की की थी, यानी मिडल ईस्ट में और एशिया में जो उलूम मौजूद थे कदीम ज़माने से, उन उलूम से मगरिब के लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया। वो हमारी किताबें उठा कर ले गए, हमारा इल्म के ख़जाने उठा कर ले गए, उनके तर्जुमे किए, उनसे समझा और जो हासिल कर सकते थे वो हासिल करके आगे बढ़े। उसके अलावा उन्होंने हमसे कुछ नहीं लिया। उसके अलावा उन्होंने हमें हमेशा दिया है अपना लिबास, अपना कल्चर, अपनी ज़ुबान, अपनी सकाफ़त, अपनी रवायात और अपनी तरह का सोचने का निज़ाम या सोचने का तरीक़ाकार, और अपनी जमहूरियत भी उन्होंने हमें तोहफ़े में दी है। तो ये सारी चीज़ें हमें मगरिब से मिली हैं। अब भी दुनिया दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक मगरिब है, एक मशरिक़ है। मैं वैसे जिसको मशरिक़ समझता हूँ उसमें आपका साउथ एशिया, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, चाइना को आप शामिल करें, साथ कुछ सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वो एक अलग है, और इवन पूरा एशिया जिसमें मिडल ईस्ट है, अरब ममालिक हैं, इनको मैं मशरिक़ समझता हूँ। ये तहज़ीब मशरिक़ी है और मशरिक़ से मिलती जुलती है। दूसरी जानिब मगरबी एक तहज़ीब है जहाँ पे ख़ानदानी निज़ाम का कोई वजूद नहीं है और वो बिल्कुल रोबोटिक लाइफ गुजार रहे हैं और उनका अपना एक तरीक़ाकार है। वो दुनिया के वसाइल पे अपना हक़ समझते हैं, जिसमें आप शामिल कर सकते हैं पूरे के पूरे यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को, आप न्यूजीलैंड को शामिल कर सकते हैं, कनाडा को, अमेरिका को। ये तमाम ममालिक उस तरफ खड़े हैं जो मगरबी ममालिक हैं। इस वक्त दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक वो मगरबी ममालिक हैं, और तमाम पसमानदा ममालिक या तरक्की के लिए ज़ोर लगाने वाले ममालिक, जो अपने मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद ममालिक जो मेहनत कर रहे हैं, ज़ोर लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो सारे मशरिक़ में रहते हैं। आप गौर करें, पाकिस्तान में एक मज़दूर जितना काम करता है, जितनी मुश्किल से वो सारा दिन मेहनत करने के बाद 8-10 घंटे जितने पैसे वो कमाता है, उससे वो अपने घर वालों का पेट मुश्किल से भरता है। लेकिन इससे आधा काम करके मगरबी मुल्क में रहने वाला आदमी एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारता है। तो ये कैसे हो गया? और इसके लिए वो क्या करते हैं? इसके लिए उनके बाकायदा दिमाग बैठकर काम करते हैं। वो मशरिक़ के वसाइल से मगरिब को चलाते हैं। कैसे चलाते हैं उसके ऊपर फिर डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे। अभी कुछ एलिमेंट है वो मैं आपके सामने रखूँगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज मुझे आपके साथ शेयर करनी है कि दुनिया में असलहे का कारोबार जो है वो सबसे बड़े बड़े कारोबारों में से एक है, और दुनिया में जो असलहा बेचने वाले ममालिक हैं उनमें ज़्यादा ममालिक मगरबी ममालिक हैं, और इस वक्त वो ममालिक असलहा बेचने में और असलहा बनाने में बहुत आगे जा चुके हैं। 2010 के बाद से लेकर आज 2020 तक अमेरिका का असलहा बनाने की कैपेसिटी और बेचने की सलाहियत बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। फ्रांस हैरत अंगेज़ तौर पे आगे आया है, इटली अपने आप को आगे लाया है, इसराइल गो के वो मिडल ईस्ट में है, लेकिन क्योंकि यहूदी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, अमेरिका में उनका बड़ा इंटरेस्ट है, उनकी बड़ी गहरी जड़ें हैं वेस्ट के अंदर, तो वो भी असलहे के एक बहुत बड़े डीलर के तौर पे दुनिया में उभर के सामने आया है। जर्मनी और बरतानिया भी असलहा बहुत बड़े पैमाने पे बना रहे हैं। दीगर और मुल्क भी हैं, सबके नाम नहीं लिए जा सकते। यहाँ पे रशिया असला बनाता है, चाइना असला बनाता है,
लेकिन ये इनकी मेन इंडस्ट्री नहीं है। वो ममालिक जो वेस्ट है वो असला बहुत बड़ी तादाद में बनाता है, मिकदार में बनाता है, अपनी फ़ौजों को मजबूत करता है, लेकिन वो असला जा कहाँ रहा है। अब इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि असले के जो टॉप के इंपोर्टर्स हैं इस वक्त दुनिया में, जो असला ख़रीदते हैं, असलहे के बड़े बड़े ख़रीदार हैं, वो कौन है। इस वक्त दुनिया में असलहे का सबसे बड़ा ख़रीदार जो है वो सऊदी अरब है, और जितना असला वो ख़रीदता है उतना असला दूसरा कोई मुल्क नहीं ख़रीदता। बल्कि कई ममालिक 2 साल 3 साल 4 साल में इतने रुपयों का असला नहीं ख़रीदते जितना असला जो है वो सऊदी अरब 1 साल में ख़रीद लेता है। अमेरिका के साथ उसने असलहे की बहुत बड़ी बड़ी डीलें की हैं। वो टैंक्स लेता है, हवाई जहाज़ लेता है, लड़ाका तैयारे लेता है, अटलड़ी लेता है, और मिसाइल सिस्टम भी ख़रीदता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग के सिस्टम भी ख़रीदता है, नेवी के साजो सामान भी लेता है, और कॉम्बैट राइफल्स और गन्स और एमुनिशन हर चीज़ वो ख़रीदता है। सऊदी अरब जो है वो असला यूरोपीय ममालिक से, और ज़्यादातर अपना मैक्सिमम असला जो है वो ख़रीदता है अमेरिका से, और उसके साथ उसकी बड़ी ज़बरदस्त शराकतदारी है। हत्ता कि अमेरिकन अपने सिस्टम ला के, अपने दिफाई सिस्टम ला के सऊदी अरब में लगाते हैं और उनसे पैसा लेते हैं और बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स उनसे वसूल करते हैं। और इसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, चाइना बहुत ज़्यादा असला ख़रीदता है, लेकिन ये अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर असला खुद ही बनाता है। लेकिन फिर भी चाइना असले का एक ख़रीदार भी है और बेचता भी है, जितने का ख़रीदता है उतने का ही लगभग बेचता भी है। भारत असले का एक बहुत बड़ा ख़रीदार है। मिस्र, दोबारा आप मिडल ईस्ट में आ जाएं, बहुत बड़ा ख़रीदार है। अल्जीरिया, ये भी मुसलमानों का एक मुल्क है, और आप ये समझ लें कि बिल्कुल अफ्रीका में है लेकिन ये मिडल ईस्ट के साथ है, तो अल्जीरिया बहुत बड़ा ख़रीदार है असले का। साउथ कोरिया, फिर एशिया। यूएई, ये फिर मिडल ईस्ट में आप चले जाएं, वो भी असले का एक बहुत बड़ा ख़रीदार है। कतर असले का 9वें नंबर पे दुनिया का एक बहुत बड़ा ख़रीदार है, और पाकिस्तान ये भी असले का एक बहुत बड़ा ख़रीदार है। तो टॉप 10 के अंदर जितने ममालिक हैं उनमें से ज़्यादातर एक आधे को छोड़ के बाकी सारे एशियाई ममालिक हैं, मशरिकी ममालिक हैं। मशरिकी ममालिक गरीब और कमज़ोर होने के बावजूद इतना ज़्यादा असला क्यों ख़रीद रहे हैं? कैपेसिटी नहीं है, आपकी जेब उतनी इजाज़त नहीं देती, लेकिन आप इतनी बड़ी मिकदार में असला जमा कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? रूस से असला ख़रीदते हैं, फ्रांस से ख़रीदते हैं, अमेरिका से ख़रीदते हैं, बरतानिया से, इटली से, जर्मनी से, इन तमाम मुल्कों से असला लेते हैं। असला ख़रीदने की और जमा करने की एक दौड़ लगी हुई है, और इसके अंदर ज़्यादातर असला जो ख़रीदा जा रहा है इस वक्त वो मिडल ईस्ट में जमा हो रहा है। मशरिक़ वस्ता में, अरब ममालिक में असला जमा किया जा रहा है। वो असला वहाँ क्यों जमा हो रहा है, इसके ऊपर गौर कीजिए। जो मगरिब है वो तो पैसे कमा रहा है, वो आपसे डॉलरों के अंदर पैसे वसूल कर रहा है। डॉलर को उसने महंगा रखा हुआ है आपकी करेंसी की निस्बत, वो डॉलरों में पैसे वसूल कर रहा है, वो आपके वसाइल छीन कर ले जा रहा है। कुछ असले के बदले वो आपका तेल ले जाता है, आपकी मादनियात ले जाता है, आपकी अजनास ले जाता है, आपसे आपकी हर वो कीमती चीज़ ले जाता है जो आपके पास मौजूद है, और उसके बदले में देता आपको क्या है? असलहा, जो जान लेता है, जो मारता है। तो मिडल ईस्ट के ये मुल्क किससे लड़ने वाले हैं? ये एक्चुअली आपस में लड़ने वाले हैं। और क्या असले के साथ कोई गारंटी है कि ये दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क बन जाएंगे? इस वक्त दुनिया में सबसे कम असला जो खरीदता है ना, वो तालिबान है। अफगानिस्तान के तालिबान दुनिया में असले के सबसे छोटे खरीदार हैं, और ख़रीदार भी क्या है, उनके पास पुराना आउटडेटेड असला है, क्लाशनकोफ है उनके पास। और ये क्लाशनकोफ वो वेपन है, मैं आपको इसकी भी एक डाटा बता दूं कि दुनिया में आज तक सबसे ज़्यादा बनने वाला हथियार, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हथियार, और सबसे ज़्यादा जाने लेने वाला हथियार जो है वो क्लाशनकोफ है, जिसको मिखाइल क्लाशनकोफ ने बनाया था। इसको पहली मरतबा उसने डिज़ाइन किया था, और गैस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये चलती है। तो इसको फिर बार बार बनाया, सब ने कॉपी की, और सबसे ज़्यादा बिकने वाला ये हथियार है। दुनिया के बेशुमार मुल्क इसको बनाते हैं, दर्जनों मुल्क इसको बनाते हैं आप कह सकते हैं। तो क्लाशनकोफ एक ऐसा हथियार है। तालिबान के पास तो वो पुरानी 80 और 90 की मॉडल की क्लाशनकोफें हैं जो आज से 30-25 साल पहले बनी हुई हैं। वो वाले हथियारों के साथ उन्होंने सुपर पावर को मारा, अमेरिका को, जिनके पास दुनिया के सबसे ज़्यादा हथियार हैं। उन्होंने फ्रांस को मारा जो हथियारों का तीसरा सबसे बड़ा डीलर है। उन्होंने रशिया को मारा जो हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा डीलर है। उन्होंने नेटो को मारा जो पूरी दुनिया को हथियार बेचते हैं। और आज तालिबान के साथ सारे बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं, और तालिबान उनको आगे से ये धमकी दे रहे हैं कि मुज़ाकरात करने हैं तो करो, इक्वालिटी की बेस के ऊपर, बराबरी की सतह पे मुज़ाकरात करने हैं तो करो, नहीं तो चलो 20 साल और लड़ लेते हैं, हम गोलियां भरते जाएंगे और तुम हमसे लड़ते जाओ,
हम कुर्बानी देते जाएंगे, तुम लेते जाओ, लेकिन तुम्हें भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो अमेरिका जैसे मुल्क को वो घुटने के ऊपर लेकर आ गए हैं बगैर असले के, बगैर असलाह खरीदे। तो एक तो ये बात सबको अपने दिमाग से निकालनी चाहिए कि फैसला कुन जंग में हथियारों का कोई किरदार होता है। हथियारों का किरदार होता है महदूद जंगों के अंदर। हथियारों का किरदार होता है उन जंगों के अंदर जहां पे अवाम से या अवाम की मर्जी के खिलाफ कोई फौज जंग लड़ रही होती है, जहां पे कौम और फौज एक हो जाए, वहां पे फिर आपको हथियार नहीं चाहिए होते, वहां आपको सिर्फ सब्र चाहिए होता है, और एक लंबा सब्र, 20 साल का सब्र। 2001 में शुरू होने वाला सब्र जो 2020 में जाके तालिबान आज फिर धमकी दे रहे हैं कि आज 2040 में मुज़ाकरात करेंगे और लड़ते हैं 20 साल, करो लड़ाई। तो अमेरिकन उनसे भाग रहे हैं, पाकिस्तान की मिन्नतें मुज़ाकरात करवा दें, कतर की मिन्नतें मुज़ाकरात करवा दें। तो हथियारों के साथ नहीं होती जंग, जंगजू लड़ते हैं। मैंने आपको मुल्ला इब्राहिम सदर की कहानी सुनाई थी। वो एक ऐसा जंगजू है जो 20 साल से अमेरिका को मिल ही नहीं रहा, और 20 साल वो अमेरिका से बदला लेता रहा। 4000 अमरीकी मारे हैं उसने, 10,000 के करीब उसने फौजी मारे हैं मुखालिफ, और आज तक ना कोई इसको ढूंढ सका, ना पकड़ सका, ना देख सका। तो वो एक खौफनाक दास्तान है अमेरिका के लिए, नेटो के लिए, अफगानिस्तान में। तो लड़ाई लड़ने के लिए हथियारों की अहमियत तब तक होती है जब तक आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करें, आपके अंदर यूनिटी ना हो, आप बिखरे हुए हो। तो मगरिब क्या कर रहा है कि हथियार महंगे बना बना के मशरिक को बेच रहा है और उन्हें कह रहा है कि तुम आपस में लड़ो। जैसे तुर्की और सऊदी अरब को लड़ाने की साजिश, कतर के साथ इनके हालात ख़राब कराने की साजिश, यमन के साथ लड़ाने की साजिश, जैसे ईरान को यूएई के साथ और ख़त्ते के दूसरे अरब ममालिक के साथ लड़ाने की साजिश, जैसे पाकिस्तान को जानबूझकर, पाकिस्तान को भी उन्होंने कहा कि कश्मीर आपका होना चाहिए, हम आपकी बात से इत्तफाक करते हैं, और भारत को भी यही कहा कि नहीं कश्मीर आपका ही अटूट अंग है, हम आपकी बात से इत्तफाक करते हैं। दोनों को आसरा देके और दोनों को हथियार बेचें ताकि ये दोनों आपस में लड़े। इंडिया को चीन के खिलाफ उकसा के ताकि यहां पे लड़ाई हो जाए। अफगानिस्तान को पहले रशिया से लड़ा के बाद में खुद लड़ने के लिए आ गए। तो इन जंगों को जारी रखना मगरिब के मफाद में है। किस तरह से? नंबर एक, उनका असला बिकता है, वो अपना असला बेचते हैं हमारे मुल्कों को, हमारे मुल्क मजबूरन खरीदते हैं। गरीब मुल्क है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, हमला हो जाएगा, ये हो जाएगा, डरे हुए हैं, खौफज़दा हैं, तो ये सारे मुल्क असला खरीदते हैं और असले के ऊपर इन्हिसार करते हैं, बाजुओं पे इन्हिसार नहीं करते, अपने सब्र पे इन्हिसार नहीं करते, अपनी कौमी कुव्वत के ऊपर इन्हिसार नहीं करते। ये इन्हिसार करते हैं सिर्फ असलहे के ऊपर। असला तो आप खुद भी बना सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करें तो वो अपना असला बेचते हैं, इनसे पैसे लेते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जब तक मशरिक के अंदर बदअमनी रहेगी तब तक मशरिक की सदी का आगाज़ नहीं होगा। एशियाई सदी के आगाज़ के ऊपर हम बात करते रहते हैं कि एशियाई सदी का आगाज़ होने वाला है। एशिया जो है वो दुनिया को रूल करेगा, मगरिब पीछे रह जाएगा, एशिया सुपर पावर बनेगा। यहाँ पे चीन मौजूद है, पाकिस्तान मौजूद है, भारत मौजूद है, रूस मौजूद है। ये ममालिक मिलकर बहुत तेज़ी से आगे आएंगे। कोरिया यहाँ पे है, मलेशिया यहाँ पे है, मिडल ईस्ट हमारे साथ खड़ा होगा। तो हमें ऐसा लगता है कि एशियाई सदी का आगाज़ होना चाहिए, लेकिन उस सदी का आगाज़ तब तक नहीं हो सकेगा जब तक यहाँ पे अमन नहीं होगा। यहाँ की बदअमनी मगरिब को सूट करती है। चाहे चीन के अंदर पूरा अमन भी हो जाए ना और इस खित्ते में अमन ना हो, तो चीन कभी भी सुपर पावर नहीं बन सकता। जब इस खित्ते में अमन हो जाएगा, पूरा का पूरा खित्ता पूरा अमन हो जाएगा, तब चीन सुपर पावर बन सकेगा। यूरोप पूरे में अमन हुआ तो यूरोप आगे निकला, अमेरिका की तमाम रियासतों में अमन हुआ तो अमेरिका आगे निकला, कनाडा में अमन हुआ तो अमेरिका को उसका फायदा हुआ, ऑस्ट्रेलिया में अमन आया तो अमेरिका को उसका फायदा हुआ। तो इसी तरह से जब वेस्ट के अंदर अमन आया पूरे के अंदर, तो फिर वेस्ट आगे निकल गया। वो ये चाहते हैं कि मशरिक के अंदर या मशरकी ममालिक के अंदर अमन नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे अमन आ गया तो फिर ये लोग तरक्की करेंगे, ये लोग आगे बढ़ेंगे और फिर अपने वसाइल को खुद इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? ये है मगरिब की सोच। आज वो आपसे क्या ले जाते हैं? हर साल आपके बेहतरीन वसाइल ले जाते हैं, आपके बेहतरीन दिमागों वाले लोग ले जाते हैं। आपका कोई भी आदमी जिसके पास पैसा होगा, सरमाया होगा, बेहतरीन दिमाग होगा या उसके पास कोई हुनर होगा, उसको आप ऑप्शन दें कि आप जाके यूरोप में या अमेरिका में सेटल हो जाएं, वो फ़ौरन अपनी फैमिली लेगा और जाके सेट हो जाएगा। वजह क्या है? यहाँ पे वो अपने आप को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार समझता है। उसको लगता है जंग लगने वाली है, उसको लगता है हालात ख़राब होने वाले हैं, उसको लगता है बदअमनी है, कोई मेरे से मेरा सब कुछ छीन लेगा। लेकिन यूरोप में उसको ये नहीं लगता, अमेरिका में उसको ये नहीं लगता, हालांकि वो वहाँ पे थर्ड क्लास शहरी की ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ जाके रहना चाहता है क्योंकि वो तहफ़्फ़ुज़ महसूस करता है।
तो इंसान वहीं पे रहना चाहता है जहाँ वो तहफ़्फ़ुज़ महसूस करता है। वो यहाँ से क्रीम निकाल के हर साल ले जाते हैं, आपके वसाइल ले जाते हैं, आपकी मादनियात ले जाते हैं, आपका पेट्रोल ले जाते हैं, आपकी गैस ले जाते हैं, आपकी कीमती धातें यहाँ से ले जाते हैं, आपके कीमती दिमाग यहाँ से ले जाते हैं, आपके बेहतरीन हुनरमंद यहाँ से ले जाते हैं, आपका वो सरमाया और वो दौलत जो आपने इकट्ठी की हुई है, खून पसीने की कमाई है, वो यहाँ से ले जाते हैं, हर साल ले जाते हैं और तब तक ले जाते रहेंगे जब तक कि यहाँ पे अमन नहीं आएगा। तो ये मगरिब का एक प्रोपेगेंडा और उनका तरीक़ाकार है कि मशरिक़ के अंदर अमन नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे अमन आ गया, ये अरब इकट्ठे हो गए, ईरान के साथ इनकी दोस्ती हो गई, तुर्की के साथ दोस्ती हो गई और ये सारे ममालिक एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर खड़े हो गए, तो ये अक़वाम जितना टैलेंट है इनके पास और जितने वसाइल हैं इनके पास, ये इतनी तेज़ी से आगे निकलेंगी कि पूरी दुनिया को लीड करेंगी और दुनिया फिर इनका मुकाबला नहीं कर सकेगी। तो मगरिब के पास आखिरी चांस यही है कि वो हथियार बनाता रहे और इनको लड़ाता रहे, और हमारे पास आखिरी चांस ये है कि हम किसी दिन बैठें और बैठकर सोचें अपने मफाद से बाहर निकलकर कि मगरिब हमें किस तरफ धकेल रहा है और क्या हम भेड़ बकरियां हैं जिनको वो हाँक कर जिधर चाहेगा ले जाएगा। फ़िलहाल तो हम वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं जैसा वो चाहता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।